जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज नया सेशन नया क्लास के साथ नए चैप्टर के साथ आज का पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग के बीच जो बच्चों चलेगा वो चलेगा 10वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर हमने एक कवर करवा लिया है। तो आप पीछे के प्ले लिस्ट में जाकर गए और इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, बहुत ही शानदार वीडियो था। तो आज की क्लास और बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 है। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है। पीडीएफ माय यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की है। चलिए हम आज के सेशन चालू करते हैं। और राज्य एवं राष्ट्र की आय का कहता है। राज्य की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय क्या था, देश का प्रति व्यक्ति आय था, देश का आय क्या था, इसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो कहता है कि आय क्या है। आय के मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन यापन के लिए जो काम करता है और उस काम के बदले में अगर उसे जो पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलता है, उसी को आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। कहने का मतलब क्या हो कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए अगर कोई काम करता है और उस काम के बदले में उसे अगर पैसा मिलता है, मजदूरी मिलता है, उसे पारिश्रमिक भी कहते हैं, अगर मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का आय कहलाता है। हम लोग को पढ़ना है आय। हम क्या कहेंगे? आय क्या है? आय तो आय कहते हैं काम के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक पारिश्रमिक हुए नहीं, पारिश्रमिक को कहते हैं मजदूरी। मिलने वाली मजदूरी को आय कहते हैं। अगर आय का डिफिनेशन पूछिए अगर आपसे कोई कि आय किसे कहते हैं, तो जो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं, उस काम के बदले में उसे मजदूरी मिलता है, उसे पारिश्रमिक मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम आय कहते हैं। एक होता है बचत। बचत किसे कहेंगे? तो जितना पैसा जो व्यक्ति कमाता है वो पैसा में से जो खर्च है वो कर देगा। यानी कि जितना कमाया, मानो कि 1000 रुपया कमाया और 500 रुपया वो खर्च कर दिया, तो ये जो 500 रुपया जो बचेगा वही क्या बचेगा? बचत बचेगा। तो बचत का डिफिनेशन होता है आय में से किए गए खर्च को घटा देने पर जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आगे कहते हैं खर्च। खर्च तो आपको पता है कि आय जितना हम पैसा कमाए गए पैसा में से जो पैसा हम खर्च कर देंगे वही क्या होता है? खर्च होता है। चलिए हम आय किसे कहते हैं? आय का डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति मजदूरी ही करे, ये जरूरी नहीं है कि वो ईटा पत्थर में ही काम करे, ये जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी में ही काम करे, ये जरूरी नहीं है कि वो 12 घंटा कोई कारखाना में ही काम करे। नहीं, शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर आप ऑफिस में बैठकर ये भी अगर काम कर रहे हैं और उसके बदले में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो भी क्या है? आय हो गया। आप खेतों में काम कर रहे हैं, अब उसके बदले में अगर आपको पैसा दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। सिंपल से फंडा ये है कि या तो शारीरिक हो, अगर आप खेत में काम कर रहे हैं तो खेत में काम कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? पारिश्रमिक। सॉरी, ये शारीरिक हो गया। कौन काम हो गए? शारीरिक। जब खेत में काम कर रहे थे शारीरिक हो जाएगा। अगर आप यही काम ऑफिस में बैठ कर के दूसरा काम कर रहे हैं ये हो गया मानसिक। मानसिक तो आप जो खेत में काम कर रहे हैं उसके बदला में भी आपको पारिश्रमिक मिला। क्या मिला? पारिश्रमिक मिला। पारिश्रमिक मिला। अगर जो आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो भी मानसिक काम कर रहे हैं, इसके बदले में भी आपको क्या मिला? पारिश्रमिक मिला।
कहने का मतलब कि आप खेत में काम करो या ऑफिस में बैठकर काम करो, आपको तो पैसा दिया जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलता है वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। समझ गए आप? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक का मतलब होता है मजदूरी, जो उसे मजदूरी मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय। उसको क्या कहेंगे? आय कहेंगे। समझ गए आप लोग? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का भी काम करे, वो मानसिक करे या शारीरिक करे, काम करने के बदले में अगर उसे पैसा मिल रहा है तो वही क्या कहलाता है, वही आय कहलाता है। चलिए, कहता है कि भूमि का पारिश्रमिक लगान है। अब कहने का मतलब कि भूमि का पारिश्रमिक लगान है, भूमि पर जो हम लोग टैक्स देते हैं वो लगान के रूप में देते हैं। श्रम का पारिश्रमिक, हम मेहनत अगर करेंगे तो हमें मजदूरी के रूप में मिलेगा। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज है, अगर आप पैसा किसी को देते हैं, इंटरेस्ट पर पैसा अगर देते हैं तो उसको बदले में आपको ब्याज भी मिलेगा। तो ये कुछ आय था। एक बार देख लीजिए कि आय कहते हैं किसको है? आय कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा, शारीरिक मतलब जैसे वो खेत में काम करेगा, वो मिट्टी काटेगा, वो कारखाना में काम करेगा, ये सारा काम का हो गया शारीरिक। मानसिक कार्य, मानसिक कार्य मतलब क्या होगा कि वो फर्स्ट क्लास का ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, ऑफिस में बैठकर के फर्स्ट क्लास में कंप्यूटर पर काम कर रहा है, मानसिक हो गया। क्या कहता है? उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, बताएं कि पारिश्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूरी बच्चों, मजदूरी। पारिश्रमिक मतलब मजदूरी। उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। चलिए, समझ में इतना आ गया। चलिए, भूमि का पारिश्रमिक क्या कौची के रूप में हमको मिलेगा? लगान के रूप में मिलेगा। श्रम का, मेहनत का कौची मिलेगा? मजदूरी। हम अगर काम करें तो मजदूरी मिलेगा। पूंजी का पारिश्रमिक, अगर हम पैसा इंटरेस्ट पर किसी को देते हैं तो उसके बदला में हमको मेन मूल पैसा के बदले में हमको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, वही ब्याज होता है। चलिए, तो ब्याज के रूप में भी हमें कुछ मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है गरीब क्या है? गरीब, गरीब किसे कहते हैं? गरीब उस व्यक्ति को कहेंगे, गरीब उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है वो गरीब होता है। जैसे एक होता है एपीएल, एक होता है बीपीएल। एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि बीपीएल के अंदर में जो व्यक्ति आता है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है, गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब ये जो है गरीबी रेखा के ऊपर है, एक काल्पनिक रेखा है, तो उस काल्पनिक रेखा के ऊपर वाला व्यक्ति एपीएल कहलाता है और नीचे वाला व्यक्ति बीपीएल कहलाता है। यानी कि इस रेखा के नीचे जो व्यक्ति है वो बीपीएल और इस रेखा के जो ऊपर व्यक्ति हो एपीएल। समझे? तो गरीब व्यक्ति वही है जो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। वो जरूरत क्या है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है। ये तीन चीजों में से अगर एक चीज भी अगर कोई व्यक्ति पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कहेंगे वो क्या है? गरीब है। क्योंकि जीने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये तीनों सुविधाएं हैं वो गरीब रेखा से ऊपर माना जाएगा। समझे? तो ये था गरीबी रेखा। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं वही कहलाते हैं गरीब। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं वही क्या कहलाते हैं? गरीब। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। जीवन जीने के लिए भोजन भी जरूरी है, कपड़ा भी जरूरी है और रहने के लिए मकान भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी का कुचक्र क्या है? सिंपल सा, गरीबी का कुचक्र क्या है? कुचक्र का मतलब वो चलते रहता है। मान लो कि एक व्यक्ति गरीब है, तो जो व्यक्ति गरीब है तो गरीब का फंडा क्या बताए हैं कि तीन चीजें इसको आवश्यकता है। क्या? तो रोटी,
कपड़ा, और क्या चीजें चाहिए? मकान। जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, फिर उसको कपड़ा भी उसके लिए जरूरी है, फिर क्या जरूरी? मकान। कहने का मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति होता क्या है? अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण, शिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण और शिक्षा के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। और जब अज्ञानता और शिक्षा के कारण जब व्यक्ति गरीब होता है तो ये बच्चा भी अधिक पैदा करेगा, बच्चा भी अधिक पैदा करेगा। और जब बच्चा अधिक, पहले तो गरीब था, पहले कमाता, कम पैसा कमा रहा था, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, वो अज्ञान रह गया, ज्ञान हासिल नहीं कर पाया, शादी कम उम्र में शादी ब्याह होगा। गरीब व्यक्ति क्या करता है? कम उम्र में क्या कर लेगा? कम उम्र में शादी कर लेगा, कम उम्र में क्या कर लेगा? शादी कर लेगा। तो कम उम्र में गरीब व्यक्ति कम उम्र में शादी करेगा, ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, और जब ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो वह अज्ञानता और शिक्षा से दूर हो जाएगा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना वो। एक तो गरीब है, कम उम्र में शादी हुआ, ना समझ है, अज्ञान है, अज्ञानता भरा हुआ है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर लिया, तो अफोर्ड नहीं कर पाता है। जब अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो अपने परिवार के, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा, और जब शिक्षा नहीं दे पाएगा तो ऑलरेडी जो व्यक्ति था वो ऑलरेडी पहले से गरीब था, और गरीब था और उसके बाल बचा हुआ, बच्चे पैदा किया, उसको भी नहीं पढ़ा पाया। किस कारण? गरीबी के कारण। अब जब उसके बच्चे भी नहीं पढ़ पाए तो उसका बच्चा भी कम उम्र में शादी करेगा, वो भी बच्चा पैदा करेगा, वो भी अज्ञानता और ज्ञान और शिक्षा से कोसों दूर चला जाएगा, वो भी अज्ञानता के तालाब में डुबकी मारेगा और शिक्षा के तालाब में डुबकी मारेगा, और वो भी व्यक्ति, उसका भी परिवार जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। तो गरीबी से अगर बाहर निकलना है तो एकमात्र रास्ता है, और रास्ता क्या है? शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला जो है वो लगातार चलते रहेगा। अगर हम गरीब हैं तो मेरे पास अगर बच्चा ज्यादा है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा है, हम गरीब हैं, तो हम अपने बच्चों को कम उम्र में शादी करेंगे, वो भी बच्चा पैदा करेगा, उसके बच्चा को भी नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा है नहीं, शिक्षा है नहीं। तो शिक्षा है ही नहीं है, पैसा है ही नहीं, तो अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये जो कुचक्र है वो दिन पर दिनों बढ़ते रहता है। एक थ्योरी और क्या कहता है? एक थ्योरी और कहता है कि अगर गरीब व्यक्ति जो है वो कमाएगा कम, ध्यान से सुनिएगा, अगर गरीब व्यक्ति है तो कमाएगा कम, और जब कमाएगा कम तब बचत भी क्या करेगा? कम करेगा। अब भाई जब कमाएबे नहीं करेगा, पैसा कमाएगा ही नहीं, तो पैसा बचत कैसे करेगा? नहीं ना कर पाएगा, नहीं। तो जब व्यक्ति गरीब है तो कमाएगा कम तब बचत भी कम करेगा, अब बचत भी कम करेगा तो पैसा के निवेश भी कम करेगा। अब भाई उसके लिए रोटी कपड़ा मकान जुगाड़ने के लिए, व्यवस्था करने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा निवेश कैसे करेगा? और जब पैसा निवेश नहीं करेगा तो ये व्यक्ति गरीब हो जाएगा। जब पूंजी का निर्माण करेगा, नहीं करेगा, तो फिर ये पूंजी का निर्माण नहीं करेगा, ये पूंजी का निर्माण नहीं करेगा। समझ गए? जब व्यक्ति जो गरीब है वो कमाएगा कम, और कमाएगा कम तब बचत भी कम करेगा, बचत कम करेगा तो वो पूंजी निवेश नहीं कर पाएगा, वो अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, अपने धंधे को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और जब निवेश कम करेगा तो पूंजी का निर्माण भी कम होगा, यानी कि पैसा भी कम कमाएगा। अब ये सिलसिला उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते जाएगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते जाएगा तो वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। इसी को, यही सिलसिला लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है, इसी सिलसिला को गरीबी का कुचक्र कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गरीबी का कुचक्र कहा जाएगा। तो हमको गरीबी का कुचक्र क्या है, अब हम ये सारी चीजें बता दी, अब हम देखते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है। गरीबी का कुचक्र की धारणा रेगनर नर्क्स ने दिया था, एक वैज्ञानिक था। रेगनर नर्क्स जो है एक वैज्ञानिक था। अब गरीबी का कुचक्र यानी गरीबी कैसे
गरीब व्यक्ति कैसे गरीब रह जाता है और गरीबी से ही उसका खानदान, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गरीब से गरीब, गरीब तक गरीब, गरीब तक गरीब होते चला जाता है, इसका अवधारणा सबसे पहले रेगनर नर्स ने दिया था। रेगनर नर्स ने ही बताया था कि जब व्यक्ति गरीब रहेगा तो कमाएगा कम तो खर्च कम करेगा, खर्च कम करेगा तो बचत कम करेगा, बचत कम करेगा तो निवेश कम करेगा, और निवेश कम करेगा तो पूंजी भी निवेश कम करेगा, पूंजी का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब पूंजी का निर्माण नहीं चलेगा तो ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, तो एक व्यक्ति गरीब का गरीब ही रह जाता है। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है, इसी को कहते हैं गरीबी का कुचक्र। कहा कि गरीबी का कुचक्र धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी कम होता है। अभी बताएं हम, कमाएगा कम बचाएगा कम, अब बचाएगा कम तो पूंजी का निवेश भी, निर्माण भी नहीं कर पाएगा, निर्माण भी कम होता है। अब कम पूंजी होने के कारण दैनिक खर्च भी कम होता है। अब भाई हमारा पास पैसे नहीं है तो प्रतिदिन का खर्चा हम कहां से उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पुनः कम रह जाता है। अब लगातार चलते रहता है तो किसी को व्यक्ति गरीब हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति का हो जाता है गरीब हो जाता है। और इसी को सिलसिला को क्या कहते हैं, गरीबी का कुचक्र कहते हैं। मत समझ में आ गया? बहुत अच्छे तरह समझ आएंगे, बहुत ही शानदार क्लास आगे होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम करके बैठिए और सोच समझ करके इसका जवाब दिया। चलिए आगे चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसे आप कॉपी नोट्स कर सकते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अब सेम टू सेम अभी बताए ना कि जो जिसका बाप गरीब है तो उसका बाप जब गरीब है तो गरीबी होने के कारण उसका बच्चा भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा है, शिक्षा नहीं है, वो अशिक्षित है, वो अज्ञानता के तालाब में डुबकी मारे हुए है। तो जब व्यक्ति गरीब रहेगा तो कम उम्र में शादी करेगा, कम उम्र में शादी करेगा ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, और ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको पालन पोषण पढ़ाई लिखाई, वो भी गरीब हो जाएगा। गरीबी को ही जन्म कैसे देगा? अगर हम गरीब हैं तो हम नहीं पढ़े लिखे, मेरे पास शिक्षा है ये नहीं है, तो हम कमाएंगे कम, और जब कमाएंगे कम तो गरीब हो रह जाएंगे, बचत कम करेंगे, इसी को गरीबी को जन्म देती है। कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें गरीबी है। गरीब जो है वो इसीलिए गरीब है क्योंकि वो गरीबी है, और गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, आय का कम होना। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसका आय कम होगा। सबसे बड़ा रीजन ये है कि गरीब व्यक्ति गरीब तभी रह जाता है जब उसका आय कम होता है। आज उसका आय कम इसलिए होता है क्योंकि वो अशिक्षित होता है। शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक हो जाता है। अब मेरे पास शिक्षा है ये नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम अज्ञानता में रह रहे हैं, कम उम्र में शादी ब्याह कर लेंगे, कम उम्र में शादी होने पर बच्चा हम पैदा करते रहेंगे, नंबर लगा देंगे बच्चे को पैदा करने में, अधिक हो जाता है, और फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। हम ही जब नहीं कमाएंगे, हम पैसा सेविंग करके नहीं रखेंगे, हम पैसा को बचा कर नहीं रखेंगे, तो हमारा आने वाले जो वंशज होगा वो भी गरीब रह जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए हमको बचा करके रखना है। गरीबी का यह चक्र अनवरत चलते रहता है। अनवरत का मतलब क्या होता है? लगातार चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। एक गरीब व्यक्ति अज्ञानता के कारण कम उम्र में शादी करता है, शिक्षा के कारण कम उम्र में शादी करता है, अधिक बच्चे को जन्म देता है, अधिक बच्चा पैदा करने के बाद वो उसके जीवन को निर्वाह नहीं कर पाता है अच्छा से, अपने बाल बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाता है, और नहीं पढ़ा पाता तो उसका बच्चा भी गरीब रह जाता है। जो कमाएगा कम, जब जो व्यक्ति कम कमाएगा तो गरीब तो रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे दिलचस्प बातें क्या है ना कि गरीब होना, गरीब घर में पैदा लेना पाप नहीं है, जीवन भर गरीब बन के रह जाना पाप है। और जब समय खराब होता है तो तब मुंह फेर लेता है,
गरीबी से दूर होने का सिर्फ एक ही रीजन है बच्चों, शिक्षा। अगर आप पढ़िएगा तो गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, गरीबी से मुक्त हो सकते हैं, वरना कोई उपाय नहीं। आपके अगर माता पिता गरीब हैं तो आप भी गरीब हो जाइएगा। और जब समय खराब होता है तो कुत्ता भी मुंह मोड़ लेता है। अगर आपका समय खराब होगा तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई किसी का नहीं है। काबिल बनना है तो काबिलियत को दिखाना पड़ेगा, बोलने से कोई काबिल नहीं बनता है। काबिल बनने के लिए काबिलियत दिखाओ, और काबिलियत जब दिखाओगे सारा जहां तेरे कदमों में। लगा दो जोर, लगा दो ताकत, झोंक दो अपने जीवन को संवारने में। पूरी जीवन तेरी गुलामी ने पूरी दुनिया किया तो फिर कहना, क्योंकि जो आप में है वो किसी में नहीं है। जो पावर स्टूडेंटों में है वो पावर किसी में नहीं, मानसिक हो या शारीरिक हो। आप जो हासिल करना चाहोगे वो हासिल हो जाएगा, बशर्ते आपको पढ़ना है। बहुत सारे व्यक्ति गरीबी के हवाला देकर पढ़ाई बंद कर देते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कैसे पढ़ सकते हैं। गरीबी का हवाला देकर पढ़ाई बंद कर देना और पढ़ाइयों से कोसों दूर चले जाना, लाइफ की एक फिक्र तो नहीं होनी चाहिए। तो गरीबी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता क्या है? शिक्षा। आपके पास शिक्षा है तो आप गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोकेगा कि आप अमीर हो जाओ, कोई नहीं। चलिए कुछ पॉइंट्स है तो देखते हैं। भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है 2008-9 के अनुसार। अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे गरीब तो अपना बिहार है। अपना बिहार से ज्यादा गरीब कौन है? बिहार। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है, पहले उड़ीसा हुआ करता था। देश की आय का मानक को निर्धारित करने वाला डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एक पुस्तक है जिसमें भारत में मानक आय को निर्धारित करने का पुस्तक था। भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है 2008-9 के अनुसार। भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है से सुनिए। चलिए आपको हम बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय एक होता है राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय क्या कहेंगे? देश की कुल आय से आय को, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं? एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं।
प्रति व्यक्ति आय क्या कहेंगे? जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल पेश करें, सिंपल से एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आपके घर में 60,000 रुपया महीना आता है, कितना? 60,000 रुपया पर महीना आपके घर में आता है। आपके घर में 5 व्यक्ति कमाने वाले, कितना? 5 व्यक्ति। महीना में आपके घर में 60,000 रुपया कमाते हैं लोग, और 5 व्यक्ति आपके घर में है, तो हम कहेंगे कि प्रति व्यक्ति कितना कमाता होगा? बताओ। हम कहेंगे प्रति व्यक्ति कितना कमाता होगा? तब प्रति व्यक्ति आए तो कमाने के लिए 60,000 तो आपके पास था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 60,000। आपके घर में कितने व्यक्ति कमाने वाले हैं? 5 व्यक्ति। काटिए इसको, 12 25 60, 12,000। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति आपके घर में कितना कमा रहा है? 12,000 रुपये। कितना? 12,000। तो हम इसको प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं। टोटल अगर आपके जगह, अगर आपके घर में टोटल अगर 60,000 रुपया अगर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 60,000 अगर आपके पास आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये राष्ट्रीय आय है। क्योंकि टोटल घर का जो खर्च पैसा है उसको हम राष्ट्रीय आय का उदाहरण दे सकते हैं। और 60,000 में से 5 व्यक्ति कमाता था, तब 12,000 रुपया कमा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 12,000 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, और 60,000 रुपया जो है वो राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। क्योंकि टोटल जो मिला के कमाया वो राष्ट्रीय आय हो गया, और टोटल आय में से जो जितना जनसंख्या था ओकरा से भाग दे दिया, जो भागफल है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो सिंपल सा बात, देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम। तो ये था कुछ चीजें। तो देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आय की बात करें, भारत का राष्ट्रीय आय जो है वह भी 25,494 रुपये। 25,494 रुपये। भारत के सबसे अधिक, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम बिहार का है, 6610 रुपये। भारत का प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है। कितना है? 6610 रुपये। अगर हम कहें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक की हम बात करें कि सबसे अधिक किसका है, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा का है। कितना? गोवा का। इसको 54,000 है, 54,894 रुपये शायद, 54,894 रुपये। अगर हम कहें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित प्रदेश इसके है चंडीगढ़। कौन है? चंडीगढ़। अगर इसका प्रति व्यक्ति आय निकाले तो इसको लगभग 70,361 रुपये। तो भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है? गोवा का। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत में बिहार का। कितना है? 6600 मात्र 10 रुपया। 6600 मात्र 10 रुपया है। अगर हम कहें कि बिहार का कौन सा जिला है? बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, पटना का है। सॉरी,
सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का। कहाँ का? शिवहर का। अगर हम और बात करें तो बिहार का सबसे अधिक, बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना का है। चलिए कुछ चीजें थी। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आ बचता है उसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। एक वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय को किसी देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत आय भी इसको कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहेंगे? औसत आय कहेंगे। औसत आय इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी व्यक्ति, एक घर में 5 व्यक्ति है तो जरूरी नहीं है कि पांचों बराबर पैसा कमाता है, आगे पीछे भी पैसा कमाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 10,000 कमाएगा, कोई 20,000 कमाता होगा, कोई 30,000 कमाता है, 3 गो व्यक्ति, तो कहेंगे कि टोटल पैसा कितना कमा रहा है? तो टोटल पैसा 60,000 कमा रहा है, तो कहेंगे प्रति व्यक्ति आय निकाल दो। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए 3 से यहाँ भाग देंगे, तो कितना हो गया? 20,000। यानी कि एक व्यक्ति कितना औसतन कितना कमा रहा है? 20,000। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए औसत का फार्मूला लगाया जाता है। काची का फार्मूला? औसत का। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए औसत का फार्मूला लगाया जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। चलिए भारत की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ? सबसे कम। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है सबसे कम? बिहार में। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। सबसे अधिक कहाँ है? तो गोवा कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है, 70,361 रुपये। बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो शिवहर। कौन जिला है? शिवहर जिला। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो यह पटना जिला। कौन जिला? पटना जिला। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोग को हम बता दिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप ये चीजें कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। चलिए आगे चले। इससे अच्छा है पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बता दिए थे यहाँ पर। चलिए कहा था कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? उड़ीसा है। वर्तमान में कौन मिलेगा आपको? वर्तमान में बिहार मिलेगा। देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाला जो डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है, भारत का प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है, 2008-9 के अनुसार है। अभी करेंट नहीं निकल पाया है। करेंट नहीं निकल पाया इसलिए ना कि क्योंकि किताबों को ना, पुस्तक को बिहार बोर्ड 8-9 के बाद अपडेट नहीं किया बच्चों। हाँ, तो किताब को अपडेट नहीं कर पाया है, इसलिए हमें जो रिपोर्ट जो हमें मिला है 2008-9 के बाद ही, पहले का ही मिला है। 2008-9 के बाद का रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पुस्तक में यही है। तो अभी करेंट में जो चल रहा होगा उसको हमको याद नहीं करना है, जो पुस्तक में दिया हुआ है बच्चों वही याद करना है, क्योंकि किताब को अपडेट किया बिहार बोर्ड नहीं है। कहता है कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़। यह कितना? 70,361 रुपये, जो अभी हम बता चुके हैं। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। गोवा कितना है? 54,850 रुपये। 54,850। सोचो बच्चों कि एक व्यक्ति जो है वो गोवा में 54,000 यानी लगभग 55,000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? 55,000 रुपया महीना कमाता है। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार है। मात्र 66 रुपया। वाह, गोवा और बिहार में अंतर देख लो कितना है। बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, और सबसे कम शिवहर का। सबसे कम किसका है बच्चों? शिवहर का। चलो आगे चलते हैं।
राष्ट्रीय आय अभी बता दिए हैं, राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन अभी जस्ट हम बताएं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय है क्या। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश में, किसी भी देश में एक वर्ष में जितना भी भारत सरकार के पास पैसा जाएगा, केंद्र सरकार के पास जितना पैसा जाएगा, या वस्तु को बेचने से हो, या उत्पादन से हो, सेवाओं से हो, सेवा क्षेत्र से हो, या क्षेत्र 3 को होता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों से खास करके अगर भारत की बात करें तो भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र। पहला कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कहते हैं द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा को कहते हैं तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आएगा। क्या आएगा बच्चों? तो कृषि आएगा, कृषि। और क्या आएगा? तो और आएगा पशुपालन आएगा। और क्या आ सकता है? मत्स्य पालन आ सकता है। सारा पालन प्राथमिक में आ सकता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है, कृषि। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? सेवा क्षेत्र आएगा। इसी को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आ सकता है? शिक्षा आएगा, बैंकिंग आएगा, बैंकिंग आएगा, परिवहन आ सकता है, मार्ग। ये सारी चीज क्या है? एक राष्ट्रीय आय का एक क्षेत्र है जो भारत में ये सारे क्षेत्रों से जो एक साल में जो पैसा आता है, ये तीनों क्षेत्रों में से एक साल में भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आता है वो पैसा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। चलिए आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय आय किसी भी देश का राष्ट्रीय आय जो है ना, उस देश का आर्थिक स्थिति के जानकारी देता है कि जिस देश के पास राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा वो विकसित होगा, जिस देश के पास राष्ट्रीय आय कम होगा वो अविकसित होगा या विकासशील होगा। या यूं हम कह सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा होगा उसका आर्थिक स्थिति उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना कम होगा उस देश का आर्थिक स्थिति भी उतना ही ज्यादा खराब होगा। चलो, तो कहता है कि भारत में किसी भी देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होता है उस देश का आर्थिक स्थिति भी उतना ही ज्यादा मजबूत होता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उस देश का आर्थिक स्थिति भी कम होगा। आय कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी है। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO कहते हैं, जिसकी स्थापना 1954 में। ये जो है CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय निकालता है। क्या निकलेगा? राष्ट्रीय आय निकालेगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 में हुआ था, 1954 में। चलिए आगे चलते हैं। आज कहता है कि राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, इसलिए आप इसमें डबल स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि परिवेश जो है वो राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश का है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने में, निर्धारित करने में इतिहास में कौन कौन सी कामें किया गया। भारत में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, सबसे पहले 1868 में। और दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था। चलिए राष्ट्रीय आय के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय
भारत में राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण करता है वो CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1954 में। लेकिन राष्ट्रीय आय का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तो करता है, लेकिन इसके पहले भी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था और प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन किया गया था। राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करें तो सबसे पहले 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनको नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले 1868 में राष्ट्रीय आय का आकलन की और दादा भाई नौरोजी ने ही एक किताब लिखे थे जिनको नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा जिसको नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक का नाम था, दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम जो था, उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 20 रुपया बताया है। 20 रुपया। 1868 में व्यक्तियों का जो प्रति व्यक्ति आय जो था, जो व्यक्ति जो पैसा जो कमाता था 1868 में मात्र कितना कमा रहा था? 20 रुपये, मात्र 20 रुपये। प्रति व्यक्ति आय का जिक्र दादा भाई नौरोजी ने कहां किया है? तो अपनी प्यारा सा किताब लिखे थे, उसको नाम था, किताब का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया? 20 रुपया। अब भारत का राष्ट्रीय आय सबसे पहले कहां निर्धारण किया गया? 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है उसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो पहली बार 1954 में स्थापना किया गया था। एक था राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति किस लिए बनाया गया था? राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका जो था वो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना, राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना। राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किया गया और राष्ट्रीय आय समिति अपना पहला प्रस्तुति जो है, पहला प्रस्ताव जो है 1951 में दिया था। 1951 में दिया। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में 1868 में दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी राष्ट्रीय आय का निर्धारण करता था, जो 1954 में स्थापना हुआ था। एक राष्ट्रीय आय समिति बना था। राष्ट्रीय आय समिति बना था 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति कब बना? 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति बना 1949 में, लेकिन अपना पहला प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था 1951 में। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, पॉइंट था, जिसको आप लोग इसे याद कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ सेव कर ले रहे हैं। चलिए, एक परिवेश में आता है। परिवेश में क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि भारत में सबसे पहले 1862 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय का रुपया बताया, मात्र 20 रुपया बताया। बोतल में से मान ले रहा है, बोले कि नीचे है। हम पानी खरीद के लाए थे, इतना ही बच रहा है। मोटर चल नहीं रहा है, लाइन खराब है। चलिए, 1925 से 29 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव के द्वारा किया गया था। अब भारत में 1925 से 29 में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन VKRV राव के द्वारा किया गया था। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। PC महालनोबिस राष्ट्रीय आय के अध्यक्षता में 1949 में जो बता दिए हैं, और राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया था, और जिसके अनुसार देश का कुल राष्ट्रीय आय 8650 करोड़ रुपया तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये 90 पैसा था। ये कब है? 1951 की बात है। राष्ट्रीय आय समिति बना कब था? 1949 में। अपना पहला रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 51 में। और इस रिपोर्ट में प्रस्तुत में कहा कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 8650 CR है, और प्रति व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम 246 रुपया 9 पैसा 90 पैसा, लगभग 247 रुपया प्रति व्यक्ति आया था। 1868 की बात करें तो 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। 1951 में प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 246 रुपया। समझ गए? अभी जो वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय हो वो 25,494 रुपया है। 25,494 रुपया अभी वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय है। चलिए आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है बता तो चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं किसको? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं किसको? देश की कुल संपत्ति को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत आय होती है। पीछे बता चुके थे कि प्रति व्यक्ति आय को भारत में औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक घर में मान लीजिए कि अलग अलग व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो कितना, अगर एक व्यक्ति लगभग कितना कमाता है उसके लिए औसत निकाला जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो फार्मूला का यूज किया जाता है वो एवरेज का, औसत का फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय जो था वो $950 था। अभी अगर वर्तमान में 2007 में डॉलर जो था ना वो 49 रुपये 55 रुपया रहा होगा। अभी $1 का कीमत अभी 96 रुपया है, अभी 96 रुपया है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? $950। 950 को 50 से गुना कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो प्रति व्यक्ति आय था। ये डॉलर में बताया गया। विश्व बैंक 2007 के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 46 डॉलर था। एक 50 से गुना कर दीजिए, अमेरिका के व्यक्ति इतना पैसा कमाता था और भारत के व्यक्ति इतना पैसा कमाता था। भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का 1/48 है। यानी कि अगर अमेरिका अगर 48 रुपया कमाता है तो उस तुलना में भारत क्या रुपया कमाता है? 1 रुपया कमाता है। 48 गुना ज्यादा अमेरिका के व्यक्ति जो है भारत के व्यक्ति से 48 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। अनुमान लगाइए कितना ज्यादा पैसा कमाता होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई क्या क्या है? अब राष्ट्रीय आय देश का कुल हम पैसा, देश की कुल पैसा को अगर हम इकट्ठा करने लगे तो हमको समस्या कौन आता है? आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। अरे भाई देश छोटे को थोड़े है, देश इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, उस सारे देशों से डाटा तैयार करना है, एकत्र करना है, तो कहीं न कहीं चूक हो ही जाएगा। तो इतना सारा देशों से अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, अलग अलग जिला, अलग अलग प्रखंड से सभी व्यक्ति का पैसा का डाटा तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। कहता दोहरी गणना की संभावना। हाँ भाई, हम एक व्यक्ति से 2 बार भी पूछ सकते हैं, एक घर में जाकर भी कई बार डाटा तैयार कर सकते हैं, एक व्यक्ति को 2 बार नाम लिखा सकता है। मूल को मापने में कठिनाई। कोई व्यक्ति हकीकत में थोड़े बता देगा कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जो जब कोई व्यक्ति हकीकत नहीं बता पाएगा कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं तो मूल को मापने में भी क्या होता है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे कहा कि देश के विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है। अब देश का राष्ट्रीय में योगदान क्या है तो ध्यान से समझिए। जब राष्ट्रीय आय निकालना है, जब राष्ट्रीय आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय को जानना जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय को जानना
जरूरी है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा, और जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम होगा, उस देश का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी कम होगा। तो किसी देश का राष्ट्रीय आय का अगर आकलन करना है, किसी देश का राष्ट्रीय आय के बारे में अगर निकालना है, तो उस सबसे पहले उस देश का प्रति व्यक्ति आय निकालना पड़ेगा, और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, उस देश का राष्ट्रीय आय भी अधिक होगा, और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होगा, स्वाभाविक है उस देश का राष्ट्रीय आय भी कम होगा। कहता है कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो समाज के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास में भी कमी होती है। अब प्रति व्यक्ति आय कम है तो राष्ट्रीय आय भी कम होगा, राष्ट्रीय आय कम होगा तो देश तरक्की कम करेगा, देश तरक्की करेगा कम करेगा तो समाज की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होते चला जाएगा। इसलिए समाज को या देश को या घर को या किसी भी चीज को अगर आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करना है, तो सबसे पहले अपने प्रति व्यक्ति आय को मजबूत करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय अगर मजबूत हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि उस देश का राष्ट्रीय आय मजबूत होगा, राष्ट्रीय आय मजबूत होगा तो सामाजिक कल्याण भी काम में अच्छी होगी। चलिए आगे। चलिए आज की स्लाइड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्लाइड समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा आज की क्लास? इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 का आज पहला सेशन था, पहला पार्ट था। तो बहुत ही हमें लगा बहुत ही मजेदार क्लास रहा। तो आप लोग को कैसा क्लास लगा? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो कल फिर आप लोग से इसी टाइम पर हम रूबरू होऊंगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड यूट्यूब चैनल पप्पू सर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।